आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि एक पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है यदि अधिकतम 11.25 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करता है। जो हमारा पिंड है क्या अधिकतम 11.25 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करता है। गणना कीजिए, हमें गणना करके बतानी है। पिंड को कितने वेग से ऊपर फेंका गया। दूसरा, पिंड को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। तीसरा, हमें बताना है कि पिंड को अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में लगा समय। तो तीन चीजें हमें बतानी है। तो क्वेश्चन में हमारे पास कह दिया है कि एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाता है और यह अधिकतम ऊंचाई कितना एच मैक्सिमम, जो अधिकतम ऊंचाई कण हमारा तय कर सकता है, उसका मान क्या दिया हुआ 11.25 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करता है। मतलब मान लेते हैं कि हमारा क्या था, कोई कण यहाँ था पृथ्वी पर, इसको फेंका गया। ये अधिकतम कितनी ऊंचाई गया, कण हमारा फेंका गया और कण हमारा यहाँ पहुंच गया। तो अधिकतम ऊंचाई कण द्वारा क्या है, ये हमारा अधिकतम ऊंचाई है और उसका मान क्वेश्चन में दिया है 11.25 मीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इतनी चीजें हमें जानकारी क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है पिंड को कितने वेग से ऊपर फेंका गया। तो पिंड को कितने वेग से फेंका गया मतलब ये जो पिंड है उसका प्रारंभिक वेग हमें पूछा जा रहा है। तो प्रारंभिक वेग मान लेते हैं कि इसका प्रारंभिक वेग हमारा क्या था, इस पिंड का प्रारंभिक वेग u था जो फेंका गया था प्रारंभिक वेग से। जैसे ही उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा इसका वेग क्या हो जाएगा, 0। तो हमेशा याद रखना कि जब कोई भी कण ऊपर की तरफ फेंका जाता है, जब अपनी उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, जहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि जब ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है जिसकी ऊंचाई 11.25 मीटर है, उस समय वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय उसका वेग 0 हो जाएगा और कण पुनः वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। कण उसी रास्ते पर पुनः वापस आना, इस तरह से पुनः वापस आना कण नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। अब कण जैसे ही ऊपर जा रहा होगा, किसी एक बिंदु को हम देखेंगे, मान लेते हैं कण हमारा जब यहाँ पहुंचा था तो इसका वेग कुछ भी रहा होगा, ऊपर की तरफ वेग रहा होगा, पर कण पे नीचे की तरफ जो गुरुत्वीय त्वरण होगा कण पे नीचे की तरफ लग रहा होगा। यहाँ से देखें कण पे गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो जब कोई भी कण ऊपर फेंका जाता है तो उसका वेग ऊपर होता है और उस पे कण का त्वरण जो होता है नीचे की तरफ। अभी त्वरण लगातार क्या कर रहा होगा, वस्तु के वेग को घटा रहा होगा और एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे वस्तु का वेग पूरी तरह से 0 हो जाएगा और उस समय को कहते हैं वस्तु अपने अधिकतम ऊंचाई पर होगी। अब वहां से वस्तु और आगे नहीं जा सकती क्योंकि इस दिशा में इसका वेग क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा और वस्तु अब पुनः लौट करके वापस पृथ्वी की तरफ आएगी। तो यहाँ से इस चीज से होता है क्योंकि उसका वेग लगातार घटेगा, क्योंकि त्वरण और वेग दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे होंगे। तो पहला हमें क्या बताना था, पहला हमें बताना था पिंड को कितने वेग से ऊपर फेंका गया होगा। ये हमारा प्रारंभिक वेग u का मान बताइए कि पिंड कितने वेग से ऊपर फेंका जाएगा कि वो 11.25 मीटर की दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ से देखेंगे कि हम लगाएंगे गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से देखेंगे अंतिम वेग क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो ये v स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा बराबर u स्क्वायर प्लस, हमें u स्क्वायर का मान निकालना था 2 इंटू त्वरण का मान क्या हो जाएगा, हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, वेग ऊपर की तरफ है तो त्वरण हमारा ऋणात्मक होगा -g इंटू यस। यस क्वेश्चन में दिया क्या है 11.25। तो यहाँ से देखेंगे u स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू, क्योंकि ऋणात्मक था तो बाहर आ जाएगा तो ये हमारा धनात्मक हो जाएगा, इसको पक्षांतरित हमने कर दिया। जी का मान हमारा हो जाएगा 10, यस का मान क्वेश्चन में दिया 11.25। तो इसका पूरा रूट ले लेंगे तो यहाँ से मेरे को बचेगा 2 इंटू 10 इंटू 11.25। इसको पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो प्रारंभिक वेग आएगा क्या आ जाएगा हमारे पास 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा प्रारंभिक वेग आ गया। तो पार्ट ए में क्या पूछा गया था कि आप प्रारंभिक वेग u का मान बताइए जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई 11.25 तक पहुंच जाए। तो हमने गति का तीसरा समीकरण लगाया क्योंकि हमें ऊंचाई पता थी, त्वरण पता था और अंतिम वेग 0 हो जाएगा उच्चतम बिंदु पे। तो इस समीकरण का इस्तेमाल करके हमने पहले पार्ट का आंसर निकाल लिया। दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है पिंड को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। तो यहाँ से पिंड हमारा यहाँ से फेंका गया था और अपने उच्चतम बिंदु तक जाने में, मतलब कि अगर एक डायग्राम और बनाए, पिंड हमारा क्या था, यहाँ से फेंका गया था, ये हमारा t बराबर 0 सेकेंड था। जब ये उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगा, पिंड हमारा जब यहाँ पहुंच गया उच्चतम बिंदु पर, इस समय कण द्वारा उच्चतम बिंदु पे पहुंचने में लगा समय t बराबर t सेकंड हम मान लेते हैं कि ये उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। उस समय इसका t का मान बताना है जब ये उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया होगा। उच्चतम बिंदु पहुंचने में कण द्वारा चली गई दूरी क्या थी, 11.25 मीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब यहाँ से देखेंगे कि हमें दूरी दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग पता है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा समीकरण हम लगा सकते हैं, और हमें पता है कि अंतिम जब अधिकतम ऊंचाई पर होगी तो उसका वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग तो 0 होगा। फिर से हम न्यूटन का तीसरा समीकरण यहाँ से लगा सकते हैं। v स्क्वायर बराबर क्या लगा देंगे, u
नहीं, इससे हमारा इस समीकरण में कहीं हमारा टी नहीं आएगा, तो हमें इस समीकरण नहीं लगाना पड़ेगा। हमें लगाना पड़ेगा v बराबर, हम लगा सकते हैं v बराबर पहला समीकरण u प्लस ए टी से। तो यहाँ इस समीकरण में t आया। तीसरे समीकरण में क्या होता है, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हमने अभी यहाँ पे लगाया था इस समीकरण। इसमें कहीं t नहीं आ रहा इस समीकरण में, तो इस समीकरण को हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो जहाँ पे हमें t निकालना था, अब अगर t नहीं आएगा तो समीकरण हमारे लिए यूज का नहीं होगा। अब हमने पहला समीकरण देखा गति का, v बराबर यू प्लस ए टी, इसमें t आ रहा है, हम t इससे निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक अंतिम पोजीशन पे समय कितना पहुँचने लगा, t समय लगा। तो यहाँ से देखिए अंतिम पोजीशन पे हमारा वेग 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग हमने निकाल लिया है 15 प्लस, चूंकि कण अभी ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, माइनस जी के बराबर हो जाएगा इंटू टी। तो यही हमें टी का मान निकालना था। तो यहाँ से देखेंगे हमारा ऋणात्मक पक्षांतरित उधर कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास धनात्मक, जी टी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे t बराबर 15/10, t बराबर 15/10, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1.5 सेकेंड। तो 1.5 सेकेंड हमें लगा उच्चतम बिंदु में पहुंचने पे। t बराबर 1.5 सेकेंड में वस्तु हमारी उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगी और इस समय वो 11.25 मीटर की ऊंचाई चल चुकी होगी, ये ऊंचाई। तो कितना समय लगा होगा ऊंचे पहुंचने में सबसे उच्चतम बिंदु पर, हमने निकाल लिया, वो लगा 1.5 सेकेंड। ठीक, इसमें तीसरा पार्ट हमसे पूछा गया है कि पिंड को अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में लगा समय। अब यहाँ से देखेंगे कि कण को अब उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय कितना था, 1.5 सेकेंड था। कि पिंड अपना जब यहाँ से फेंका गया पहली बार पृथ्वी से, तो ऊपर जाने में 1.5 सेकेंड लगा, पुनः वापस आएगा इसी बिंदु पर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है पिंड को अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में, प्रारंभिक बिंदु मतलब कि जहां से फेंका गया था, पुनः वस्तु को वहीं पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो पुनः वस्तु में कब वहां पहुंचेगी, जब वस्तु हमारा अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद लौट करके पुनः हमारा इसी बिंदु पर वस्तु हमारी आ जाए, तो तब जाके जहां से फेंका गया था वहीं वस्तु हमारी आ जाएगी। तो अधिकतम बिंदु तक जाने में लगा समय 1.5 सेकेंड था, ये समय हमारा t बराबर 1.5 सेकेंड था उच्चतम बिंदु पे जाने में। वापस लौट के आने में भी कितना समय लगेगा, 1.5 सेकेंड लगेगा। वापस लौट के आने में 1.5 सेकेंड लगेगा। तो कुल समय जाने और आना मिला करके क्या हो जाएगा हमारे पास 3 सेकेंड। तो पिंड को अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमारा 3 सेकेंड लगेगा। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में हमने लगाया कि उच्चतम बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा, उच्चतम बिंदु तक जाने में 1.5 सेकेंड लगेगा। अब उच्चतम बिंदु से पुनः वस्तु को अगर अपनी प्रारंभिक बिंदु पे आना है तो चल करके पुनः आना होगा नीचे तक, नीचे तक आने में उसको कितना समय फिर लगेगा, 1.5 सेकेंड। तो ऊपर जाने में 1.5 सेकेंड पहले लगा था और नीचे आने में 1.5 सेकेंड लगेगा। तो टोटल नीचे आने में, प्रारंभिक अवस्था में आने में कितना समय लगेगा, कुल मिला के 3 सेकेंड लगेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो हमसे क्या पूछा गया था, पिंड को अपने प्रारंभिक बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु ये था जहां से फेंकी गई थी वहां पुनः आने में 3 सेकेंड लगेगा, 1.5 सेकेंड ऊपर जाने में और 1.5 सेकेंड पुनः नीचे आने में, तो कुल 3 सेकेंड लगेगा। तो तीनों पार्ट के आंसर आ गए। पहले पार्ट का आंसर प्रारंभिक वेग 15 मीटर, समय जो लगा हमारा क्या था 1.5 सेकेंड, और तीसरे पार्ट का अगर आंसर देखेंगे, तीसरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 सेकेंड, वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने में 3 सेकेंड लगेगा। तो ये तीनों आंसर हमने निकाल लिए, ही हमारे आंसर होंगे। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।